नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 के गणित अध्ययन का आगाज कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय है समुच्चय सेट्स। इसमें मुख्यतः 4 टॉपिक हैं: समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों पर संक्रियाएं और वेनारेख। आज हम इस अध्याय के पहले टॉपिक समुच्चय और उसका निरूपण का अध्ययन करेंगे। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ हमें सुपरिभाषित शब्द को समझना है, अर्थात सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह में होने या न होने के बारे में अनिश्चितता या मतभेद का न होना है। कुछ संग्रहों पर विचार करते हैं। सप्ताह के दिनों का संग्रह, सप्ताह के शुभ दिनों का संग्रह, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा 11 के लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, भारत के अच्छे प्रधानमंत्रियों का संग्रह। इसमें संग्रह 1, 3 और 5 में हम स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम है कि कौन सी वस्तु अमुक वस्तु संग्रह में आएगी या नहीं आएगी। परंतु संग्रह 2, 4 और 6 में 2 में शुभ होना, 4 के अंदर लंबे होने का मापदंड और 6 में अच्छे होने का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। इसलिए 2, 4 और 6 सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं हो सकते। 1, 3 और 5 सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय होंगे। सप्ताह के दिनों का संग्रह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर कोई ये बताएगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। परंतु सप्ताह के शुभ दिनों का संग्रह, इसके लिए सभी एक सहमत नहीं होंगे। कुछ के लिए रविवार शुभ होगा, कुछ के लिए मंगलवार शुभ होगा, कुछ के लिए गुरुवार शुभ होगा। अतः शुभ होने का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा 11 के विद्यार्थियों की बात की जाए तो उनके नाम उपस्थिति पंजिका से लिए जाएंगे, जो सभी विद्यार्थियों के सभी व्यक्तियों के लिए समान रहेंगे। कक्षा 11 के लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, लंबे होने का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, अतः ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, सभी जानते हैं कि भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं और 15वें प्रधानमंत्री आज वर्तमान में कार्यरत हैं। तो सभी व्यक्ति इस पे सहमत होंगे। कहने का मतलब 1, 3 और 5 में व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई असर नहीं होगा, अर्थात संग्रह सुपरिभाषित है। भारत के अच्छे प्रधानमंत्रियों का संग्रह, इसकी बात की जाए तो अच्छे होने का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी के लिए मोरारजी देसाई अच्छे प्रधानमंत्री रहे हो सकते हैं, किसी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हुए हो सकते हैं। परंतु सभी इसमें सहमत नहीं होंगे, अर्थात अच्छे होने का मापदंड, लंबे होने का मापदंड और शुभ होने का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। अतः संग्रह 2, 4 और 6 सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं हो सकते। संग्रह 1, 3 और 5 सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय होंगे। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़ी अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना है वो अवयव कहलाते हैं। समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर समुच्चय बना है वो समुच्चय के लिए अवयव कहलाता है। अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। अर्थात समुच्चय को कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है और अवयव को स्मॉल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इस समुच्चय ए का अवयव है या इस समुच्चय ए में है। यहाँ वाक्यांश अवयव है, में है, सदस्य है, इसके लिए एक यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन काम में लिया जाता है। अर्थात वाक्यांश अवयव है, सदस्य है, में है, इसको दर्शाने के लिए एक यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग किया जाता है। अर्थात इससे वाक्यांश के स्थान पे अपने इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको एलिमेंट ऑफ बोल सकते हैं, अवयव है बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। जैसे बात करें, एक प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो एक एलिमेंट ऑफ ए होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब उसमें 1, 2 और 3 अवयव होंगे। 1 ए का अवयव है, 2 ए का अवयव है, 3 ए का अवयव है, परंतु 4 ए का अवयव नहीं है। इसके लिए इसको काटा जाएगा। अर्थात यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन जो है वो अवयव है को दर्शाता है और इसको काट देते हैं तो अवयव नहीं को दर्शाता है। इसके बाद में हम समुच्चयों का निरूपण पढ़ेंगे। समुच्चय के निरूपण के लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। पहली है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। इस विधि के अंदर अवयवों को अर्ध विराम द्वारा, कोमा द्वारा पृथक करते हुए मंझले कोष्ठक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ए समुच्चय है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
तो इसको मंझले कोष्ठक के अंदर 1, 2 और 3 मंझले कोष्ठक के अंदर कोमा द्वारा पृथक करते हुए सूचीबद्ध किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अर्थात ए बराबर प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो रोस्टर रूप में लिखा जाएगा 1, 2, 3। दूसरे रूप की बात करें समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। इस विधि में अवयवों को सूचीबद्ध करने की बजाय नियम लिखा जाता है। अर्थात इस विधि में अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। इस विधि में अवयवों को सूचीबद्ध न करते हुए मंझले कोष्ठक के भीतर उसका नियम लिखा जाता है। और एग्जाम्पल इसी की बात कर लें। एग्जाम्पल पर दिया है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का संग्रह तो लिखा जाएगा x such that x। such that जो वर्ड बोल रहा हूं इसके लिए कोलन उपयोग किया जाता है। जैसे ये कोलन का चिन्ह है x such that x। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या जो 4 से छोटी है। इसका नियम लिखा जाएगा। अर्थात a बराबर x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से छोटी है। इसके कुछ उदाहरण मैं और बताता हूं आपको। समुच्चय निरूपण के कुछ उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसको रोस्टर रूप में लिखा जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा पृथक करते हुए लिखा जाएगा। इसी प्रकार समुच्चय निर्माण रूप की बात करें x such that x, यहाँ कोलन उपयोग किया जाता है। x इस प्रकार है कि x 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या है। अर्थात समुच्चय निर्माण रूप के अंदर उसका नियम लिखा जाता है। 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, 9 कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा पृथक करते हुए सूचीबद्ध किया जाता है। x इस प्रकार है कि 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या अर्थात समुच्चय निर्माण रूप के अंदर इसका नियम लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 32 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 4, 8, 16, 32। इन संख्याओं को कोमा के द्वारा पृथक करते हुए कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप की बात करें x such that x 32 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या। अर्थात मंझले ब्रैकेट के अंदर इसके नियम को लिखा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए आई ओ यू ए ई आई ओ यू सभी को कोमा के द्वारा पृथक करते हुए मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इसी प्रकार रोस्टर रूप में लिखा जाएगा x such that x। x इस प्रकार है कि x एक x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं।
क्लासरूम शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, इसको रोस्टर रूप में लिखा जाएगा सी एल, सी के बाद में एल, एल के बाद में अक्षर आया है ए के बाद में अक्षर डबल एस आया है, एक बार एस लिखा जाएगा, बिना पुनरावृत्ति के लिखा जाता है। उसके बाद में आर, ओ भी डबल आया है, एक बार लिखा जाएगा, बिना पुनरावृत्ति के लिखते हैं। रोस्टर रूप के अंदर बिना पुनरावृत्ति के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात क्लासरूम शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय सी एल ए एस आर ओ एम, यहाँ एस दो बार आया, एक बार लिखा जाएगा, ओ भी दो बार आया है, एक बार लिखा जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप की बात करें, एक्स सच दैट एक्स, क्लासरूम शब्द में प्रयुक्त एक अक्षर है, अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में एक्स इस प्रकार है कि क्लासरूम शब्द में प्रयुक्त एक अक्षर है। पुनः समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप के अंदर अवयवों को कोमा के द्वारा पृथक करते हुए सूचीबद्ध किया जाता है। समुच्चय निर्माण रूप के अंदर उसके नियम को लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।